यस मैम, स्टार्ट करिए मैम आप। So, good evening, everyone. My name is Dr. Samin Sheikh. Today, our topic for today, World IVF Day, is Ayurvedic menstrual rituals, a guide to natural fertility. हम ट्राई करेंगे कि ये जो वेबिनार है हम इंटरैक्टिव रखें। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम सो थ्रॉट, तो थोड़ा सा वॉइस इशू हो सकता है। और मुझे प्लीज बताइए कि चैट्स में आप बता सकते हैं कि इन व्हाट लैंग्वेज वुड यू प्रेफर दिस वेबिनार। सो क्विकली फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि हिंदी, इंग्लिश या मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेज विल डू फॉर यू। ओके, आई कैन लिसन बाय लैंग्वेज बोथ। ठीक है। ओके, गुड इनफ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस आर comfortable with English and Hindi both. So first of all, Ayurvedic menstrual ritual, इसके बारे में कितने लोगों को एक एक रफली जानकारी है कि मेंस्ट्रुअल रिचुअल अगर हम बात कर रहे हैं तो किस बारे में हम बात कर रहे हैं। सो क्विकली जस्ट टाइप इन योर आंसर्स सो दैट वी कैन मेक दिस इंटरैक्टिव एंड लेस बोरिंग। मेंस्ट्रुअल रिचुअल्स एक नॉर्मल टॉपिक, दो तीन कुछ आंसर्स। वॉइस नहीं आ रही है? सबको वॉइस नहीं आ रही है या किसी? करेक्ट। मेमना अंसारी, रजस्वलाचार्य। करेक्ट। ओके, आ रही है मैम, थैंक यू। आ रही है, सो प्लीज यू चेक योर नेटवर्क जिसको नहीं आ रही थी आवाज। फूड हैबिट्स, बेदिंग, राइट। वर्षिनी। ओके, थैंक यू नजर। सो यस, आयुर्वेदिक मेंस्ट्रुअल रिचुअल्स। तो हम लोग एक मोटा मोटा बात करने वाले हैं रजस्वला परिचर्या के बारे में। बट एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो सी कि हाउ रजस्वला परिचर्या इज इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी। ओके, सो first of all, thank you so much, BMS Help Desk, for organizing this, and then we will move. Okay, I cannot. यस। सो आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी को वंध्यत्व एक ब्रॉड टर्म के अंदर लाया गया है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी? इज failure to achieve conception by a couple of mature age having normal coitus during appropriate period of menstrual cycle at least for 1 year. इसका मतलब जब कोई भी एक कपल ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए जिसकी एज मेच्योर है। नाउ मेच्योर एज, व्हाट इज द मेच्योर एज अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेदा फॉर अ मैन एंड अ वुमेन? प्लीज टाइप इन। चरक और सुश्रुत ने कौन सी एज बताई है? से आई वांट टू मेक इट इंटरैक्टिव सो दैट सबकी नॉलेज बढ़े एंड थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा रहे। 22, 16, करेक्ट। 16 फॉर अ गर्ल एंड 25 बराबर। सौरभ ने बहुत जल्दी अच्छा आंसर दिया। 25 फॉर मेल एंड 16 फॉर फीमेल, राइट। सो मेच्योर एज में वो आ गया। हैविंग नॉर्मल क्वाइटिस, सो अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे कि कैन यू प्लीज म्यूट योर mic everyone? Having normal coitus, so generally twice a week is considered as normal coitus in normal season। जब अगर हम ग्रीष्म ऋतुचर्या और रेनी सीजन की बात कर रहे हैं सो इट शुड बी 15 days। एंड अगर हम ठंडी की बात कर रहे हैं शिशिर और हेमंत ऋतुचर्या में सो वो आता है थ्राइस अ वीक। ओके, सो हैविंग नॉर्मल क्वाइटिस ड्यूरिंग अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अप्रोप्रिएट पीरियड इज दोज कंसेप्शन डेज जिसको हम लोग सेफ पीरियड्स, अनसेफ पीरियड्स बोलते हैं, या तो ऋतुकाल। सो क्विकली एनीवन नोज व्हाट इज ऋतुकाल और ऋतुकाल का कितना पीरियड बताया है? इफ एनीवन कैन नो जस्ट टाइप इन एंड आई विल टेल यू अहेड। एटलीस्ट फॉर 1 year, 12 days। वेरी गुड डॉक्टर प्रेक्षा। So, this is by far the definition which is widely and globally accepted. A couple trying to conceive, having mature age, doing normal coitus during the appropriate menstrual cycle and at least for 1 year। ऐसे नहीं है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ट्राई किया और नहीं हो रहा है। नो, दिस इज द perfect definition। Now next, infertility is not a disease। जैसे कोई आता है कपल बोलता है इनफर्टिलिटी, नो, इट इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ सो मेनी डिजीज। सो कैन एनीवन टाइप इन आपको इनफर्टिलिटी एज अ सिम्टम कौन सी डिजीज में दिखता है एज पर योर नॉलेज? जस्ट रैंडम। APH, कैन यू प्लीज राइट द फुल फॉर्म?
पीसीओडी, पीसीओडी में इनफर्टिलिटी, यस यू कैन सी, क्योंकि वहाँ के जो बीज है वो उतने कार्यशाली नहीं होते, सो यू कैन सी इन पीसीओडी। बट इन मेजर डिजीज जहाँ पर आपको इनफर्टिलिटी, यू नो कॉमन डिजीज एंटीपार्टम हेमरेज, नो। राजक्षमा, यस बिकॉज ऑफ बलक्षय, शुक्रक्षय, यस। एंड ओके, सो डायबिटीज में आपको दिखता है ना, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी एक सिम्टम दिखने में आता है। प्रोस्टेट की कोई अगर बीमारी हो तो दिखने में आता है। शुक्रक्षय, बलक्षय, कोई भी क्रॉनिक डिजीज उसमें भी दिखाई देता है। अल्कोहल का कोई सिंड्रोम रहेगा तभी भी, when there is improper function and less, yes, शुक्रक्षय जन्य कुछ भी होगा। So anyone tell me what is the difference between impotency and infertility? First of all, do you believe there is any difference between impotency and infertility? Type yes, Y or L. Okay. And if yes, anyone can, randomly guess what is impotency and what is infertility. So for a fun fact, infertility is usually used in males and sterility is usually used in females. But हम लोग generally infertility ही consider करते हैं for male and female both. Impotency in male, yes. Lacking power of male. But what lacking power? Klinefelter's correct, Sanyam. The basic, when I heard impotency, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? Correct. Erectile dysfunction. So the difference between impotency and infertility is, impotency mein there is erectile dysfunction. The man is not able to achieve full erection in spite of being fertile. मतलब कोई fertile हो, right? So this is the two basic difference. Now Ayurvedic references इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व के। सो सुश्रुत ने योनि रोग के अंतर्गत वंध्या योनि व्यापक को बताया है। चरक और वाग्भट ने बीजांश दृष्टि के अंतर्गत वंध्या योनि व्यापक को बताया है। एंड बेसिकली काश्यप, कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इफ यू आर इंटरेस्टेड। काश्यप ने वंध्यत्व का जो रेफरेंस है वो पुष्पहारिणी और जातहारिणी के रेफरेंस पे बताया है, जहां पर मतलब स्पिरिट्स जब आप पे कब्जा कर लेती टू कंसीव एंड फिर अबॉर्शंस होते रहते हैं अलग अलग जेस्टेशन एज में। सो ये तीन रेफरेंस हम लोग को वंध्या के नाम पे मिलते हैं। सो बेसिकली जब हम लोग फर्टिलिटी की बात करते हैं, देर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक अच्छे ऑफस्प्रिंग के लिए। सो फर्स्ट इज ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। किसी को कुछ भी पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? अगर पता है तो यू कैन टाइप जस्ट यस, वाई वाई वाई। ओके, नहीं पता तो यू कैन राइट नो एंड वी विल आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो फर्स्ट इज ऋतु, फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड अभी जैसे कि चरक ने 12 डेज माना है, सुश्रुत ने 16 डेज माना है, काश्यप ने 14 डेज माना है। फर्टाइल डेज बेसिकली वो होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक एवरेज में अगर 28 डेज की फर्टाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर करूं, सो फर्स्ट वीक 3 to 5 डेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है उस, और जो लास्ट वीक होता है पीरियड आने से पहले वो हमारा सिक्रेटरी फेज होता है, दैट इज ऋतु व्यतीत काल। तो जो बीच का बड़ा पीरियड होता है दैट इज 12 to 16 डेज वाला, दैट इज द ऋतु काल, विच इज द पीरियड इज वेरी सुटेबल टू अचीव कंसेप्शन। So it is 12 days to 16 days depending upon cycle. 28 days to 32 days की जो हम average cycle consider किए. So please write it down. This is very important. So you can counsel for your patients as well. 12 days to 16 days is very important period, which is called as Rutukal in Ayurveda and fertile period as per modern. Then Kshetra. When I am speaking about Kshetra, I am considering here uterus, vagina and passage. See, now we are discussing here about the menstrual cycle related to female. But अगर मैं क्षेत्र एक मेल के नजरों से देखूं, so which are the organs that I need to focus? Can anyone just write? अगर क्षेत्र फीमेल में यूट्रस, वेजाइना एंड पैसेज आता है, so मेल में क्या होगा? टेस्टिस, करेक्ट आराध्या। स्क्रोटम, सेमिनल फ्लूइड, पेनिस, स्पर्म। सो ये दोनों भी चीज क्षेत्र में आती है। Your meeting will end in, so we need to join again. Okay. Uterus, vagina and passage, ये क्षेत्र। Then अंबु, अंबु is पोषक रस, मानसिक स्थिति, समाज भाव। Now this is the most important part of the fertile factor.
अंबु इज अ पोषक रस, जो रस धातु होता है उसके स्थूल और सूक्ष्म भाग बनते हैं, राइट। स्थूल भाग से अपना आहार रस और उपधातु बनते हैं, और उपधातु से हमारा आर्तव बनता है। अब यहाँ पर जो की बात हो रही है वो रस धातु पोषक आहार रस की बात हो रही है। सेकंड, मानसिक स्थिति, कि मेल और फीमेल की तब क्या मानसिक स्थिति है ड्यूरिंग द कोइटस, ड्यूरिंग कंसेप्शन, जिसको आयुर्वेद में सोमनस्य कहा गया है। एंड दिस पॉइंट वी विल कम लेटर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्शन। देन समान वायु, वो बीज जो है, मेल बीज, उसको फीमेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? समान वायु। और फिर षडभाव। डज एनीवन नो व्हाट इज षडभाव दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट? कौन से षडभाव इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन के लिए, शुक्र शोणित के संयोग के लिए? ओके, सो यू कैन राइट, राइट सिमरन, मातृज, पितृज और मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव, सात्मज भाव, रसज भाव, और एक सात्वज, रसज, मातृज, पितृज और सात्मज, राइट। तो ये षडभाव। फिर बीज, अब ये बीज में शुक्र और शोणित दोनों भी इंक्लूडेड है। इनमें से अगर किसी चीज में भी एबनॉर्मलिटी आती है, अगर मैंने सही ऋतु काल में भी वो कपिल ने नहीं किया कंसीव, या क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम है, या अंबु पोषक रस अगर डेबिलिटी है, उन लोग की मानसिक स्थिति सही नहीं है, समान वायु का इम्बैलेंस है, दोष दुष्टि है, या षडभाव में प्रॉब्लम है, बीज, स्पर्म या ओवम, इसमें अगर कोई इशू है, किसी भी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in order to achieve fertility. It is not the only female factor, not the only male factor. So this is a very important thing that you need to consider while you counsel a patient or when you try to treat a patient of infertility. Rutu, Kshetra, Ambu, Bij. I hope I'm clear abhi tak. If I'm clear, you can just show a thumbs up. Now, what are the factors that influence fertility? यहाँ पर चरक आचार्य ने ऐसे 12 फैक्टर्स बताए हैं जो फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। सो चरक आचार्य कहते हैं सप्रजा स्त्री विलंबन गर्भधारणा, मतलब एक ऐसी स्त्री जिसके ऊपर, जिसके पास सब कुछ फैक्टर्स, मतलब उसका वो अच्छी है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसकी गर्भधारणा लेट क्यों होती है ना? सो फर्स्ट इज योनि दोष। अब जब मैं योनि दोष से बात कर रही हूँ तो दैट विल बी अबनॉर्मलिटीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये रचनात्मक और क्रियात्मक एबनॉर्मलिटी दोनों की बात करें। रचनात्मक इज एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी लाइक शॉर्ट सर्विक्स, ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, या उसके पैसेज में कुछ इन्फेक्शन हो गया, या एनाटॉमिकली उसकी ओवरीज नहीं है ना? तो दैट विल बी रचनात्मक एबनॉर्मलिटीज। एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज में योनि व्यापद आ गया, योनि अर्श आ गया, या उसको इन्फेक्शन है अलग अलग तरीके के, सो दैट विल बी क्रियात्मक। सो बोथ विल बी इंपॉर्टेंट एज योनि दोष। सेकेंड इज मानसिक अभिताप, जिसको ही सोमनस्य कहा गया है। मतलब while performing coitus, जब मेल और फीमेल दोनों की मनस्थिति कैसी है, क्या वो शोक में है, या वो सैड है, या वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या वो एक दूसरे से नाराज है, मतलब आपस का मानसिक भाव कैसा है। वो सिर्फ इसलिए गर्भधारणा चाहते हैं क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है, या वो सच में एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स फील करते हैं। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीव, बिकॉज वो सारे जो भाव है फॉर अर्जुन यू कैन सी। ओके, सो मानसिक अभिताप, जिसको ही सोमनस्य बोला गया है, जिसका सेकंड नंबर है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ कपल टू कंसीव। देन थर्ड इज शुक्र दोष। अब इसके अंदर स्पर्म, स्पर्मेटिक फ्लूइड और पितृज भाव ये इंक्लूडेड है। स्पर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर टेराटोस्पर्मिया है, एलिगोस्पर्मिया है, एनोस्पर्मिया है ना, स्पर्म के कोई भी दोष या स्पर्मेटिक फ्लूइड के कोई दोष रहेंगे, तभी भी कंसेप्शन नहीं होगा। और ये अगर अच्छा स्पर्म होगा तो उसी स्पर्म से पितृज भाव वो गर्भ में आते हैं। फोर्थ वन इज आर्तव दोष, दैट इज ओवम। अब आर्तव, हम लोग दो तरीके के ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, एक जो प्राकृत रक्त होता है शोणित, और सेकंड आर्तव, ठीक है, ओवेरियन हॉर्मोन्स। और ये लोग जब सब अच्छे होते हैं तो मातृज भाव वो गर्भ में आता है। फिफ्थ वन इज डाइट, बैलेंस डाइट। अब डाइट अगर अच्छी रही
त्रिदोष का शमन करने वाली रही, हेल्दी रही, तो ही इसके एज इन द फॉर्म ऑफ सैटमच, रेसच और वो अंबू का फैक्टर था वो मिलता है डाइट से। ओके, देन सिक्स वन इज विहार, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट वेग निर्धारण। और अगर जब वो संबंध कर रहे हैं तो नियुक्त स्थिति, नियुक्त स्थिति किसी को पता है? इफ समवन नोज व्हाट इज नियुक्त स्थिति, दे कैन आंसर और आई विल आंसर एट द एंड। नियुक्त स्थिति या लैटरल पोजीशन, पार्श्व स्थिति में अगर संबंध होता है तो गर्भधारणा नहीं हो पाती, बिकॉज जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता। दिस इज द रीजन चरक ने नियुक्त स्थिति या पार्श्व स्थिति में संबंध के लिए मना किया है। सो लाइफस्टाइल में इसके अलावा आप कितने हेल्दी है, योगासन वगैरह का कितना ले रहे हैं, कितना फिट है, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सेवेंथ वन इज अकाल योग। नियुक्त स्थिति इज नी चेस्ट पोजिशन, दैट इज द नियुक्त स्थिति एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो सेवेंथ वन इज अकाल योग। अकाल योग में दो तरीके की चीज है, या तो अगर वो स्त्री बहुत ज्यादा यंग है तभी भी गर्भधारणा नहीं होगी, या बहुत ज्यादा बूढ़ी है तो भी धारणा नहीं होगी, और ऋतुकाल के अलावा अगर वो लोग संभोग करते हैं तभी भी गर्भधारणा नहीं होगी। देर आर फ्यू चांसेस यहाँ पर हो जाता है, बट इन जनरल ऋतुकाल इज कंसिडर्ड एज द गुड पीरियड फॉर कंसेप्शन। देन बलक संशय, किसी ने राज्य कक्षा में लिखा था तो उसके कोरिलेशन में वी कैन टाइप दैट बलक संशय डेबिलेटेड अगर है, या उसकी फिजिकल कैपेसिटी ही नहीं है गर्भधारणा करने की, तो भी वो कंसीव नहीं करेगी। बात पीड़ित स्त्री, मतलब कोई भी ऐसी स्त्री जो बहुत टाइम से व्याधिग्रस्त हो, सो वो गर्भधारणा भी नहीं कर सकती। देन आत्मदोष, प्रीवियस जो पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के पाप कर्म को ऐसे कंसिडर किया है आत्मदोष। इसको हम लोग इडियोपैथिक में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। जात हारिणी जो काश्यप ने बताया है, विच विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इडियोपैथिक। देव प्रकोप is also idiopathic. So these 12 factors are very important when you consider and take a case about infertility. I hope I'm clear abhi tak ke. If yes, then please type yes. We'll move ahead. Okay, thank you. Now, वी आर कमिंग टू आर टॉपिक, आयुर्वेदिक मेंस्ट्रुअल रिचुअल। अब हमने देख लिया कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी और वंध्यत्व का क्या कोरिलेशन है, कौन से आचार्य ने वंध्यत्व कैसे बताए हैं, और क्या 12 फैक्टर्स है जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में सोचते हैं। निमी मैम, वो अंबु में समान वायु क्यों, अपान क्यों नहीं? बिकॉज समान वायु का काम क्या है निमी, और अपान वायु का क्या काम है? आर्तव को, मूत्र को, पुरुष को निकालना अपान का कायम है, और समान क्या करेगी? सर्कुलेशन का काम समान वायु करती है, बेसिक। इसलिए आपको पांचों भी वायु के क्या काम है वो जानने पड़ेंगे। ओके, सी आयुर्वेदिक मेंस्ट्रुअल रिचुअल, रजस्वला परिचर्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल फेज, वो तीन फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रजस्वला, सेकेंड इज ऋतुकाल, थर्ड इज ऋतु व्यतीत काल। रजस्वला में वात का प्रकोप होता है, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋतु व्यतीत काल में सॉरी ऋतु काल में सेकंड वाले में कफ दोष का प्रिडोमिनेंस होता है, और थर्ड वन जो है ऋतु व्यतीत काल, वहां पे पित्त दोष का प्रिडोमिनेंस होता है। ओके, सो अगर हमारा फर्स्ट फेज अच्छा रहेगा तो ही हमारा सेकेंड फेज अच्छा होगा, एंड सब्सिक्वेंटली थर्ड फेज। बिकॉज रजस्वला परिचर्या जो फर्स्ट फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, जो 3 to 5 डेज का कहा गया है, उसके अंदर जो प्रीवियस ब्लड हमारा जमा होता है एंडोमेट्रियम में, वो निकलता है और न्यू ब्लड जमा होना स्टार्ट होता है। ओके, सो अगर उस पीरियड में मेरे आहार में, विहार में अगर मैंने कुछ गड़बड़ की, सो अच्छा ब्लड जो है वो जमा ही नहीं होगा, और बुरा ब्लड जो है वो निकल ही नहीं पाएगा। मतलब the endometrium shedding will not take place easily and the hormones will be imbalance. So first is ayurvedic, हम इस पे इसलिए इतना भर डाल रहे हैं because it is the most neglected part. Okay, just I have to hold. जो हमारी menstrual cycle है वो 3 phases में divided है। एक फर्स्ट फेज जो है वो रजस्वला काल होता है, सेकेंड इज ऋतुकाल, एंड थर्ड इज ऋतु व्यतीत काल। रजस्वला जो काल है उसके अंदर वात का दोष प्रकोप होता है, सेकेंड ऋतुकाल में कफ दोष प्रकोप होता है,
और थर्ड ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष प्रकोप होता है। रजस वाला काल को मैं मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकती हूँ। ऋतु रजस वाला काल जो फर्स्ट फेज है, अगर वो फेज क्लियर रहेगा सो ऑटोमेटिकली ऋतु काल जहाँ पर ओव्यूलेशन होता है वो फेज करेक्ट होगा। और सिक्रेटरी फेज वो फेज करेक्ट होगा जहाँ पर हॉर्मोन्स के प्रभाव से नेक्स्ट ब्लड जमना शुरू होता है। ओके, so first one is the importance. It is the most neglected part of our routine, Ayurvedic menstrual ritual. Why neglected? Because of the modern people जो जिन्होंने बहुत ये कॉमन कर दिया है कि आप मेंसेस में रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, एंड एवरीवन जस्ट वांट्स टू रेवोल्यूशन, सबको रेवोल्यूशन करना है, सबको नॉर्मल रहना है। बट जहाँ पर आचार्य ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि नहीं, आयुर्वेदिक आयुर्वेद में स्त्री को ऐसा बताया कि जब मेंसेस होते हैं तब उसका शोधन होता है नेचुरल। इट इज द प्योरिफिकेटरी फेज ऑफ अ फीमेल, और ये सबको पता है कि जब शोधन होता है तो अग्नि मंद होती है, उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। करेक्ट। बट बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एलोपैथी पीपल, most of the people consider it as to be very normal to do all the other activities. Hence, this is called its most neglected part. So, this is a code of conduct related to diet एंड लाइफस्टाइल। रजस वाला परिचर्या में बेसिकली हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में कुछ रूल्स बताए गए हैं जो कि एक स्त्री को फॉलो करना चाहिए। एंड इट इज ओनली फॉर द 3 days, मीन्स right from the moment of appearance of period till 3 days, she has to follow certain protocols which is called as menstrual ritual. And if that स्त्री, अगर वो लेडी अच्छे से ये 3 दिन को पालन करती है डाइट में, लाइफस्टाइल में, तो उसकी फर्टिलिटी भी अच्छे से इंक्रीज होगी। और जो उसके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है लाइक स्कैंटी पीरियड, मिस्ड पीरियड, इरेगुलर पीरियड, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस, जितने भी योनि व्यापद है वो नहीं होंगे, बिकॉज उसका रजस वाला जो पीरियड है वो क्लियर होगा, वो अच्छे से जाएगा। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो रजस वाला परिचर्या। देन व्हाट आर दी आहार। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है, कोई भी अगर हमको ट्रीटमेंट सक्सेसफुल करनी है, कामयाब करनी है, तो 3 पहलू पे होती है, आहार, विहार और औषध। जब हमारा आहार और विहार ही अच्छा होगा तो हमको औषध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? if everyone agrees with this, please type yes, because I've forgotten, we have to make it very interactive. So first is आहार। अब what is the principle, मतलब ये जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, what is the principle? The principle is अग्निदीपन, पाचन एंड वात अनुलोमन। एज आई सेड, रजस वाला जो फेज होता है उसमें वात दोष का प्रकोप होता है, राइट? अग्नि हमारी जो है वो मंद होती है बिकॉज इट इज अ सेल्फ प्योरिफिकेटरी फेज ऑफ अ फीमेल। सो हमें ऐसे आहार देना चाहिए जो उसको नेचुरली अग्नि दीपन करे, उसका पाचन कराए और वात का अनुलोमन कराए, मीन्स ब्लड जो है वो इजीली से फ्लो हो ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, राइट? सो फर्स्ट इज अवॉइड स्पाइसी, हॉट, sour and salty food. So can anyone guess ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जो जनरली फीमेल को क्रेव होते हैं खाने के लिए मेंसेस के टाइम पे? लाइक आई कैन गिव यू हिंट के पिज्जाज हो गया, बर्गर्स हो गया, या कैन एनीवन गिव मी मोर सच? चॉकलेट्स, राइट? पिकल, अचार, यस, है ना? और पानी पूरी, या स्मूदीज हो गया, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, है ना? तो ये सारे जो मोमोज, अब ये सारे गोलगप्पे, शेक्स, करेक्ट। अब ये जो भी आप लोग ने ऑप्शंस बताए वो सारे कैसे, स्मूदीज जो हो गया, शेक्स हो गया, वो हैवी है, राइट? सॉल्टी में पानी पूरी, गोलगप्पे, मोमोज आ गया, हॉट, ये सारी चीज। तो जो हॉट, स्पाइसी, सावर है, बात तो बढ़ा हुआ है हमारा, वो पित्त को भी बढ़ाएगी। अगर पित्त बढ़ा तो रक्त भी बढ़ेगा। अब ये जो रक्त बढ़ा वो दूषित रक्त बढ़ेगा, जिसकी वजह से बीज रहित शोणित, मींस नेक्स्ट जब उसकी साइकिल होगी तो उसके अंदर बीज नहीं होगा उगम में, जिस जो रिस्पॉन्सिबल है गर्भधारणा के लिए, राइट? आर्तव, बीज रहित वो आर्तव होगा। तो एक तो साइड इफेक्ट ये होगा। सेकंड, जब पित्त बढ़ जाएगा तो उसकी साइकिल जो है वो हैवी होगी, प्रोलॉन्ग होगी और पेनफुल होगी। सो वात प्रकोप और बढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और हैवी होगी। सो दिस इज द रीजन इट इज अवॉइडेड कि
spicy, hot, sour. So now you can also understand and advise other patients कि why spicy, hot, sour food नहीं खाना चाहिए, salty food नहीं खाना चाहिए. Second, do not overeat because already अग्नि मंद है, वो और खाना खाएगी तो पचा नहीं पाएगी, पचा नहीं पाएगी तो आम की निर्मित, आम निर्मित हुआ तो एक से दूसरी व्याधि, राइट. थर्ड, हैवी टू डाइजेस्ट फूड. हैवी टू डाइजेस्ट फूड एज लाइक चॉकलेट्स हो गए, या हैवी टू डाइजेस्ट फूड में क्या होगा, आम तो निर्मित होगी, इससे कफ दोष प्रकोप होगा, कफ दोष प्रकोप से स्तंभ होगा, स्तंभ से क्या होगा, menstrual flow कम होगा. Now those patients who complain of scanty flow or irregular flow is because of they consume a lot of heavy to digest food items, right? Shakes हो गया है ना, smoothies and everything, या जो भी आप heavy to digest दही वगैरह related item. Then eat in clay vessel, banana leaves or unbroken vessel. See, we will answer about these later. What about cravings, Simran? Because we have limited time now. At the end, we can see your questions. क्रेविंग्स इज जस्ट अगर आपकी बॉडी में दोष का इम्बैलेंस हो तो आपको क्रेविंग्स होगी, बट अगर आपने अपना माइंडसेट सही स्टेबल कर दिया हो कि दीज फूड आइटम्स आर नॉट गुड फॉर मी, तो आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, राइट. Avoid heavy to then eat in clay vessels. So why clay vessels या banana leaves? Because जो clay vessels होता है ना उसका that is more alkaline in nature. So उससे कुछ acidity नहीं होती and it is more towards earthing, grounding. And banana leaves जो है उसका जो pH है it is very normal. So that is why acharyas have asked to eat in clay vessels or banana leaves या unbroken, कोई भी टूटी हुई वेसल ना हो ऐसे में खाना खाए. एंड इंक्लूड हविष्य भोजन. हविष्य भोजन मतलब जब कोई आग है, होली फायर थोड़ी सी होती है, जब मैं उसके अंदर थोड़ा सा घी डालूंगी या थोड़े से चावल के दाने डालूंगी तो वो और तेज होगी. तो इसलिए ऐसे खाना खाने और मिल्क वगैरह वो ऐसा बताया है कि जब अग्नि आपकी मंद है तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके खाना खाओगे तो आपकी अग्नि का दीपन होगा, अग्नि और प्रज्वलित होगी. वन ऑफ द वेरी गुड फूड टू ईट ड्यूरिंग मेंसेस इज बार्ले. बार्ले जिसको हम जव या यव कहते हैं. सो बार्ले जो है इट कम्स अंडर फोर्थ कैटेगरी ऑफ दोज ग्रेन्स दैट शुड बी टेकन डेली. राइस में आपको षष्टिकशाली या अगर अवेलेबल नहीं है षष्टिकशाली तो एटलीस्ट एक साल पुराना आप राइस ले सकते हो. सो कमिंग बैक, डज एनीवन नो व्हाई बार्ले शुड बी ईटन? जस्ट अ ब्रेक. क्यों बार्ले बताया जाता है? चलो आई विल टेल यू. बार्ले ग्रेन्स जो है ना वो हमारे त्रिदोष बैलेंस में, बार्ले जो एक्चुअली है वो गुरु है, शीत है, रुक्ष है. बट बार्ले का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है वोंड हीलिंग का. जैसे कि थी एंडोमेट्रियम, दैट इज ब्लीडिंग. एंडोमेट्रियल की हमारा जो यूट्रस है उसमें एंडोमेट्रियल सराउंडेड है, दैट इज शेडिंग ऑफ, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है. मैम आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, प्लीज एक्सेप्ट रिक्वेस्ट. आई कांट सी द रिक्वेस्ट. एक मिनट. हाँ, एडमिट. मीनवाइल आप लोग सोचो क्यों हमको बार्ले खाना है. आई विल वेट फॉर द आंसर्स. या घी क्यों खाना है या मिल्क क्यों खाने के लिए बताया गया है, एनीथिंग. दिस इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. ओके, आई होप अभी सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया. सो यस, कैन आई सी सम आंसर्स व्हाई? मैम मिल्क तो गुरु है, फिर अग्नि मंत्य भी तो है, फिर सी. तो मिल्क को हमको वाले के साथ लेना है, मिल्क गुरु है, बट एट द सेम टाइम मिल्क क्या करेगा, रस का तर्पण करेगा. रस धातु जो आर्तव फ्लो हो रहा है, मिल्क ऐसे नहीं करना है कि आपको हैवी क्वांटिटी में खाना है. आपको मिल्क चावल के साथ खा सकते हो थोड़ा सा क्वांटिटी में, या बार्ले के साथ खा सकते हो ताकि वो स्त्री को इंस्टेंट एनर्जी मिले. जब ब्लीडिंग हो रही होती है द फीमेल फील्स वेरी वीक, उसकी पूरी बॉडी वीक हो जाती है, तो हम लोग को सद्य तर्पण भी तो कुछ करना चाहिए. एंड इन स्पाइट ऑफ दोज थिंग्स लाइक स्मूदीज एंड शेक या कुछ एकदम हेवी खाना आउटसाइड फूड, इट इज बेटर दैट यू टेक सम अमाउंट ऑफ मिल्क. आप हल्दी का दूध पी सकते हो, हल्दी उष्ण है, मिल्क ठंडा है, हल्दी और एक्सेलरेट करेगी वुंड हीलिंग को. यू हैव टू थिंक इन दैट वे.
ओके, वी हैव टू गिव सर्टेन डाइटरी प्रोटोकॉल्स टू द फीमेल जिनका मेंसेस हो रहा है. सो आप ऐसे कौन से आहार बताओगे कि उनका 3 दिन के मेंसेस भी अच्छे से हो, शी फील्स गुड ऑल्सो, एनर्जेटिक ऑल्सो एंड हैप्पी ऑल्सो, है ना. इसलिए आचार्यों ने मिल्क कहा है, घी कहा है, राइस कहा है, बार्ले कहा है. ये सारे जो है आहार पदार्थ वो इन फीमेल को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. घी तो पता है अग्नि दीपन कराता है, राइस लघु है, बार्ले जो है वो उसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से इट इज वेरी गुड, इट हेल्प्स इन कंप्लीट शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. सो क्या होता है कि जब एंडोमेट्रियम की पूरी तरीके से शेडिंग होती है तो नेक्स्ट टाइम जब ये दूसरा फेज होता है, सेक्रेटरी फेज हो गया, फिर सेकेंड फेज आता है, तो ब्लड भी अच्छे से जमने लगता है, जो हॉर्मोन्स हैं उनके अच्छे से बैलेंस होता है, वो सब लोग अपने काम बराबर करते हैं, एंड नेक्स्ट जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अच्छे से होती है, क्योंकि प्रीवियस जो एंडोमेट्रियम में कुछ बचा नहीं रहता. ओके, नाउ समवन एल्स इज आल्सो वेटिंग. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर. ये जो 4-5 चीजें हैं डाइट में, नरिशमेंट, करेक्ट, नरिशमेंट के लिए मिल्क, घी, राइस, बार्ले, ये सब बताया गया है. उसके अंदर भी स्पेसिफिकली हमने बार्ले, राइस, मिल्क, घी ये थोड़े क्वांटिटी में आप दे सकते हो. यू नो, यू कैन राइट इट डाउन, द बेस्ट फूड फॉर अ रजस्वला ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days इज बार्ले पॉरेज एंड मूंग दाल सूप. ये जो दो चीज है वो काफी रिसर्च, साइंटिफिक, इंटरनेशनल, नेशनल रिसर्चेस में आई है कि दिस इज द बेस्ट फूड for a female who is menstruating because it gives ample of energy, rejuvenation, endometrial shedding अच्छे से होगी, एंड उसके जो पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया या डिसमेनोरिया हो गया, वो कुछ भी मतलब नहीं होता उसको. दैट इज द बेस्ट आहार टू गिव हर स्ट्रेंथ. ओके, 2 people. नाउ नेक्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज बिहार. सो फर्स्ट इज दिवा स्वाप. दिवा स्वाप नहीं करना है, ब्रह्मचारी नहीं रहना है, मतलब ऑब्जर्विंग चैस्टिटी, दर्भशैया में सोना है, देन स्नान नहीं करना. आई एम जस्ट रीड इट आउट एंड देन आई गिव यू रीजनिंग. मीनवाइल इफ यू कैन ऑल्सो थिंक कि कौन सा क्यों नहीं करना है, यू कैन जस्ट राइट सो दैट आई विल जस्ट रीड. ओके, व्यायाम नहीं करना है, करेक्ट. और आयुर्वेदिक चिकित्सा, वमन विरेचन नहीं करवाना, अभ्यंग नहीं करना है, कल्याण ध्यान. सो फर्स्ट वन इज दिवा स्वाप. एनीवन कैन गेस दिवा स्वाप क्यों मना है? बेसिक आंसर है, ये तो हम लोग को सेकेंड ईयर में ही बता दिया था. दिवा स्वाप वैसे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ओनली ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा. दिवा रक्त दृष्टि नो, एब्सोल्युटली नो, वेरी बैड. दिवा स्वाप से कौन से दोष का प्रकोप होता है? कफ प्रकोप, वेरी गुड. दिवा स्वाप से होगा कफ प्रकोप. ऑलरेडी जब रजस वाला चल रहा है, वो फीमेल की अग्नि मंद है, वो दिवा स्वाप करेगी, उसका कफ दृष्टि होगी, आम बनेगा, अग्नि और मंद होगी, फिर स्तंभन होगा, है ना. ये सारी प्रक्रिया चलेगी. सो दिवा स्वाप, दैट इज वाई इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड. थम्स अप फॉर ऑल दोस who have answered correct. Second, ब्रह्मचारिणी. नाउ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक के फीमेल को ब्रह्मचारिणी मतलब she has to avoid any sexual intercourse for first 3 days. Now, can anyone tell क्यों? This is very interesting. और ये नहीं पालन करने की वजह से एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ये सारी हो जाती है. Why a female is asked not to have sexual intercourse during the first 3 days? अपानवात, वेरी गुड, भाग्यशा. सो क्या होता है ना, वात दोष का तो प्रकोप है, बट स्पेसिफिकली अपान वायु जो है वो एक्टिव रहता है रजस वाला मेंस्ट्रुअल फेज में. तो उसकी गति कौन सी है अपान वायु की? नीचे की गति है, राइट. और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म कौन सी गति से जाएगा? ऊर्ध्व गति. तो अधोगति और ऊर्ध्व गति से क्या होगा? क्लैश होगा. इसकी वजह से आगे इन फ्यूचर में एंडोमेट्रियोसिस होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन होंगे, प्रतिलोम गति, राइट डॉक्टर कृष्णा, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन होंगे. अब गर्भधारणा तो वैसे भी नहीं होगी फीमेल को, लेकिन ये दोनों भी गति के क्लैश की वजह से अलग अलग तरीके के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होंगे. ओके, देन थर्ड इज दर्भशैया. एनी लॉजिक? दर्भ एक ग्रास है, एक हर्ब है आयुर्वेदिक, उसके ग्रास में या जमीन पे सोने के लिए कहा है. सो पहले के जमाने में ऑब्वियसली फोन्स नहीं होते थे. सो दर्भशैया जो है, जैसे कि व्हेन अ फीमेल इज मेंस्ट्रुएटिंग, शीतवीर्य, हाँ, कैन बी कंसिडर्ड. नो, इट्स नॉट सॉफ्ट एक्चुअली. दर्भ इज वेरी शीत, उसकी खुशबू अच्छी होती है,
एंड दर्भ जो है ना वो नेगेटिव रेडिएशंस को ब्लॉक करती है। जैसे कि जब मेंसेस आते हैं, सो ऑब्वियसली एक फीमेल बहुत दर्द में होती है, उसको प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है, शी इज वेरी डाउन, सो दर्भ blocks the X-ray radiations which is emitting during the menses। इसका एक ये एक्सप्लेनेशन आता है। सेकंड, जमीन पे इसलिए सोने को कहा है आचार्यों ने, बिकॉज जो बैक एक होता है वो भी करेक्ट हो जाता है। सो जमीन पे इसलिए सोने के लिए कहा है, और दर्भशय्या का इस तरीके का रेफरेंस है। देन स्नान, फॉर द फर्स्ट 3 days स्नान के लिए मना है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, दर्भशैया इसलिए भी कहा है, सी बिकॉज हम लोग जो आजकल की जो प्रैक्टिकल फीमेल है, मेंसेस में क्या करती है, डायरेक्ट 24 घंटे फोन पे होती है, उससे और एक्सरे रेडिएशन एमिट होती है, राइट। सो बेसिकली आप इतना एडवाइस कर सकते हो कि कम से कम अपने फोन का इस्तेमाल करो, बिकॉज बॉडी से भी एक नेगेटिव एनर्जी जारी होती है, एक पॉजिटिविटी के लिए, कूलनेस के लिए दर्भशय्या बताया था। इफ इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल डेज, यू कैन आस्क द फीमेल टू एटलीस्ट जस्ट रिलैक्स, वॉच सम गुड थिंग्स या रीड सम गुड बुक्स, कुछ स्पिरिचुअल धार्मिक ऐसे पढ़ सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिविटी रहे। देन स्नान, अवॉइड हेड बाथ फॉर द फर्स्ट 3 days। एनी गेस why स्नान इज contraindicated? ओके, सो स्नान जो है पहले 3 दिन में मना गया है, बिकॉज स्नान से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द बॉडी एंड चेंजेस द बॉडी टेम्परेचर। अब जो हमारे हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उन लोग ने एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखा होता है। जब स्नान करते हैं तो जो थर्मो रेगुलेशन होती है, जो हार्मोन से बनाई है ड्यूरिंग मेंसेस, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड, बॉडी टेम्परेचर, करेक्ट, वेरी गुड डॉक्टर नुसरत। सो दैट इज वाई ऑल्सो मूलाधार चक्र जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे क्लोज है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक रीजन ये है कि मेंसेस के दौरान जो इंटरनल ऑस है वो ओपन होता है, और जब बहुत सारी वाटर एक्टिविटी होती है तो बहुत सारी इन्फेक्शंस, असेंडिंग इन्फेक्शंस जाने के चांसेस होते हैं यूट्राइन कैविटी में। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग एटलीस्ट 3 days, देयर शुड बी मिनिमम एक्टिविटी ऑफ वाटर, मतलब जो भी पानी का काम है वो कम होना चाहिए। तो ये 3 रीजन बताए हैं। एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, एडवाइस के हेड बाथ तो ना ही लो, प्रैक्टिकली अगर आपको बोलना है अपने पेशेंट्स को या दूसरों को, दे कैन बेसिकली क्लीन देयर हैंड्स, अपना हाथ मुंह धो सकते हैं, बेसिक हाइजीन जरूर रखना है। हेड बाथ तो बिल्कुल भी नहीं लेना है फर्स्ट 3 days। देन फोर्थ इज व्यायाम और प्रधावन। नाउ दैट इज वेरी इजी। व्यायाम और प्रधावन क्यों बना है? क्या होगा? कौन सा दोष प्रकोप होगा? वात, राइट, ये तो हर कोई आंसर कर सकता है, राइट, आई कैन सी मेनी आंसर्स। गुड गुड। ओके, सो व्यायाम और प्रधावन जो है, अब ओवर एक्सर्शन, आई कैन जस्ट अ मिनट, आई हैव टू स्टॉप, क्योंकि कंटिन्यूसली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए, आई होप। बात, यस यस, वेरी गुड। सो 3 days में जब फीमेल की बॉडी इज वेरी वीक, रक्त स्त्राव हो रहा है, ऐसी कंडीशन में एक मॉडर्न वुमेन, शी वांट्स टू ट्रैवल, शी वांट्स टू रन, शी वांट्स टू प्ले टेनिस, शी वांट्स टू डू स्विमिंग एंड एवरीथिंग। इससे क्या होगा? हार्मोनल चेंजेस होंगे, थर्मो रेगुलेशन बिगड़ेगा, वात का और प्रकोप होगा, वात का प्रकोप होगा, रस दृष्टि होगी, और ये चीज अगर कंटिन्यूसली चलती रही, देन दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू स्लो डाउन। अभी जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, आप सबसे पहले ये मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लो उनसे, कि वो क्या करते हैं, तो आधा केस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से। एंड देन यू विल नो कि आचार्यों ने कितना ब्यूटिफुली हर एक कॉन्सेप्ट को बताया है और एक्सप्लेन किया है। ओके, सो व्यायाम और प्रधावन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन आयुर्वेदिक चिकित्सा लाइक वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये बेसिक रूल है। अगेन यू नो एवरीथिंग क्यों करना है। अभ्यंग, अग्निमांद्य में, अजीर्ण में, मेंसेस में अभ्यंग करना अलाउड नहीं है। ओके, देन कल्याण ध्यायिनी, कल्याण ध्यायिनी मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्यों? देर आर सर्टेन फीमेल्स हु फील वेरी बैड, या बहुत अपसेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मे बी सी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जेन्युइन बिकॉज दे आर इन मच पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सप्लेन करना है कि सम पेन, सम डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेंसेस इज नॉर्मल, लेकिन अगर पेन इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त के बाहर है,
अगर पेन इतना ज्यादा है कि छुट्टी लेनी पड़ रही है तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दैट कैन बी ड्यू टू एडिनोमाइसिस और प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और एंडोमेट्रियोसिस एक्सेट्रा. बिसाइड्स दैट वो लोगों को तो थेरेपी लेनी चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए. बिसाइड्स दैट नो वन शुड फील अपसेट अबाउट दिस फैक्ट बिकॉज दिस इज अ मंथली मेंस्ट्रुअल रिचुअल. यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, शोधन हो रहा है. सो यू शुड फील पॉजिटिव. अगर आप नेगेटिव रहेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो वात का प्रकोप होगा. वात का प्रकोप कैसे होगा? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ऑल्सो अफेक्ट्स द हार्मोनल लेवल्स. डिस्टर्बेंस होगा और वात का प्रकोप होगा. वात के प्रकोप के लक्षण में बताया है ना. minute, someone else is also waiting. Okay. देन कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेंडिकेशंस है जो कि सुश्रुत ने बताए हैं. इफ यू वांट यू कैन राइट इट, लाइक अंजन नहीं करना, लेपन नहीं करना, और नख कर्तन नहीं करना. अब अंजन, लेपन, नख कर्तन के लिए ये बोल सकते हैं कि मे बी द फीमेल कैन, अंजन अगर लगाएगी, लेपन लगाएगी, सो शी के वो थोड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी एंड वो टाइम पे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वैसे भी प्रोहिबिटेड, इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सो मे बी दैट कैन बी सम ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज नॉट अलाउड. देन हास्य, जोर जोर से हंसना नहीं है, ऑब्वियसली बात प्रकोप होगा इससे. रनिंग, कोम्बिंग, व्यायाम, टू मच टॉकिंग. सो दीज वर द एडिशनल पॉइंट्स दैट सुश्रुत हैज आस्क्ड. ओके, नेक्स्ट. सो जैसे कि अभी हमने देखा डूज एंड डोंट्स, सो उससे हमको एक थोड़ा सा आइडिया आ ही गया है कि व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंस. अभिगुप्ता कंटिन्यूसली. Next, so what is the importance of Rajaswala Paricharya as according to fertility? So Rajaswala is the most important period in the life of women as it is followed by Ritukal. Ritukal kya tha? Fertile period, which is necessary for reproduction. So in this way you have to understand it. Menstruation is considered as a mirror of reproductive health. जिसका menstruation अच्छा नहीं है उसकी reproductive health भी अच्छी नहीं होगी. Okay, the classical way to avoid all gynecological problems is Rajaswala Paricharya. कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, चाहे वो स्कैंटी पीरियड, इरेगुलर पीरियड, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, कोई भी हो, यू हैव टू फर्स्ट करेक्ट हर रजस्वला परिचर्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको आपको करेक्ट करनी है. आपने उसके मेंसेस करेक्ट कर दी, आपने फीमेल की मोर देन 50 to 70% प्रॉब्लम्स करेक्ट कर दी. नाउ द अल्टीमेट एम ऑफ दिस परिचर्या इज टू कंसीव अ हेल्दी ऑफस्प्रिंग without any difficulty and an uneventful antenatal and postnatal period. अगर उसकी रजस्वला परिचर्या अच्छी होगी, उसका ऋतुकाल, ऋतु व्यतीत काल, ये सब अच्छा होगा, उसकी गर्भिणी, सुतिका परिचर्या, मतलब आप सिर्फ एक चीज को करेक्ट करके हर एक चीज करेक्ट कर रहे हो. सो दिस इंपॉर्टेंस इट इज होल्डिंग. रजस्वला परिचर्या इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ निदान परिवर्जन चिकित्सा. मतलब हम लोग को आने वाले अनटूवर्ड इफेक्ट को अवॉइड करना है. दैट इज वाई हम लोग बेस अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. सो बाय फॉलोइंग परिचर्या वी कैन काउंटर द एडवर्स इफेक्ट of present lifestyle over reproduction by avoiding menstrual disorders. So now top Ayurvedic tips to boost natural fertility. So in Ayurveda, the cure for any disease, जैसे कि मैंने बोला 3 पहलू है, आहार, विहार, औषध. इसमें एक एक्स्ट्रा हम लोग ने पंचकर्मा भी बोला गया है बीज शुद्धि के लिए. सो डाइट कैसी, अगर किसी को नेचुरल फर्टिलिटी बूस्ट करनी है, सो डाइट जो है वो त्रिदोष को बैलेंस करने वाली होनी चाहिए. ऐसी डाइट जो ओज को इंक्रीज करे और शुक्र धातु को इंक्रीज करे, लाइक फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो फ्रोजन नहीं होना चाहिए, वो 3-4 दिन के नहीं रहना चाहिए कि लाए फ्रिज में रख दिए. या आजकल मार्केट में कटे हुए फ्रूट्स मिल रहे हैं जो 3-4 दिन प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं. सो बेसिक बेसिक आपको मोटा मोटा ध्यान देना है कि जो भी हो फ्रेश खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, जैसे कि मैदा वगैरह अवॉइड करो. डेट्स है, वॉलनट है, अंजीर, आलमंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन के लिए. मिल्क, घी, सेसमे सीड, बटर मिल्क, पम्पकिन सीड, ये इंप्रूव करती है हेल्थ को एंड शुक्र धातु के जनन को मदद करती है. ऑनियन, गार्लिक, आंवला, तुलसी, this is also highly beneficial. Jaggery is also beneficial for its richness in iron and mineral. Jaggery particularly female को दे सकते हैं. But ये सारी चीज directly आप blindly मत advise करना. You will have to take some history also. But you should know कि ऐसे कौन से आहार पदार्थ हैं जो मदद करेंगे.
अच्छी बीज निर्माण को। देन वी हैव लाइफस्टाइल विहार, योगासन्स कर सकते हैं। सो अगर एक हेल्दी एंड फिट बॉडी होगी तो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग होगा। अवॉइड मेंटल स्ट्रेस, जो मैंने सोमनेस, आई थिंक किसी का माइक ऑन रह गया। Okay, then we are all aware that mental, physical, or emotional stress has an impact on conceiving. Chronic stress results in infertility. So stress is a very important factor for infertility. अगर आपने वो पेशेंट को सिर्फ स्ट्रेस फ्री लाइफ दे दी, बिना कुछ दवा के, बिना कुछ पंचकर्मा के, उसकी इनफर्टिलिटी ऐसे ही सही हो जाएगी, बिकॉज वो सेकंड नंबर पे होल्ड करता है। Thus meditating, you can ask someone, उठने के बाद, सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लो, एक दूसरे से बात कर लो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट बात करोगे तो सोमनस है, लाइक एक जो इंटीमेसी बोलती है, एक कपल्स में अगर इंटीमेसी इतनी अच्छी हो गई, बिना स्ट्रेस के उन लोग को गर्भधारणा भी हो जाएगी। देन पंचकर्मा, ऐसे कौन से पंचकर्मा है? सो जैसे कि बीज शुद्धि, गर्भ संस्कार हमने देखा होगा। बीज शुद्धि में उसका, अगर बॉडी अच्छी होगी तो बीज भी अच्छी होगी। सो बॉडी के शोधन, वमन, विरेचन, है ना। अगर लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है तो विरेचन आप करवा सकते हो, यापन बस्ती दे सकते हो, इट हैज वेरी गुड, मात्रा बस्ती दे सकते हो। ये 3 चीज तो आप बिल्कुल करवाओ। विरेचन के लिए भी टाइम नहीं है तो यापन बस्ती इज वेरी गुड फॉर कंसेप्शन। देन आयुर्वेदिक हर्ब्स है कुछ, अश्वगंधा, शतावरी, आमलकी, दशमूल, अशोक, गुड़ूची, पुनर्नवा। So it is also very good. And yeah, thank you so much. I hope this was worth it. And if anyone has liked it, go and follow our account on Instagram. So thank you.